गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर है 92 फॉर बोथ मीडियम इंग्लिश और हिंदी। 12th आर्ट्स के अंदर आज का टॉपिक रहेगा आइडेंटिफाई विद द कॉमन पीपल। सामान्य लोगों के साथ में आपस में जान पहचान कायम करना, ये महात्मा गांधी जी के संदर्भ में है। लेसन नंबर 13 से ही कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी पहचान आम लोगों की नज़र में किस तरीके से कायम की। दूसरे के अंदर बताया गया महात्मा गांधी जी के बारे में आम लोगों की सोच या किसानों की सोच कैसी थी। इसमें नमक कानून के विषय में बताया गया कि वो किस तरह से एक संघर्ष का मुद्दा बन गया, एक आंदोलन का मुद्दा बन गया। इसमें बताया गया कि अखबार किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। और इसमें बताया गया है चरखे के विषय में कि वह किस तरीके से राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। सबसे पहले हम लेते हैं महात्मा गांधी जी, जो कि आम लोगों की नज़र में वो कैसे थे। जैसे हम खूब अच्छे से जानते हैं अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जो कि बिल्कुल सीधे साधे इंसान थे। सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन के लक्ष्य हुआ करते थे। वे साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण ना करते हुए सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर आगे बढ़ना पसंद करते थे। झूठ का सहारा लेकर उन्नति या आगे बढ़ जाना उनकी मतलब पसंद नहीं थी और उनकी नीति भी नहीं थी। महात्मा गांधी जी के खुद के अपने विचार ये नहीं थे कि वे कभी सत्ता को अपने हाथ में नियंत्रण में रखें या किसी को अपना गुलाम बनाएं। उनका गरीबों के प्रति हमदर्दी होती थी और निम्न जाति के लोगों को वो उठाना चाहते थे। समाज के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव या विषमता कहीं पे देख लेते थे तो उससे उनका मन उद्वेलित हो उठता था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत से ऐसे कदम उठाए जिनसे उनकी लोकप्रियता उठती बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रचारित होती रही। महात्मा गांधी जी ने विभिन्न प्रकार के आंदोलन हमारी यहाँ इंडियन जो पृष्ठभूमि है उसके अंदर कायम किए। इसमें सबसे पहला आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन में उनका सहयोग है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत है, रॉलेट सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। ऐसे बहुत से आंदोलन हैं जिनका महात्मा गांधी जी से नाता रहा है। महात्मा गांधी जी के विषय में आम लोगों की सोच इस तरीके से थी कि वे एक बिल्कुल सीधे साधे इंसान हैं। सादे वस्त्र पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, ज़्यादातर धोती ही पहनते थे, इसलिए आम लोगों का वस्त्र भी धोती ही था। और बेशक महात्मा गांधी जी पढ़े लिखे बैरिस्टर थे, वकील थे, लेकिन फिर भी वो कभी भी अपनी पश्चिमी शैली की पोशाक धारण नहीं करते थे, क्योंकि वे मन और दिल से भारतीयों को चाहते थे। आम किसानों, आम मजदूरों के साथ में उनकी भावनाओं से जुड़ जाना उनको पसंद था। उनकी समस्याओं को समझना उनका मेन मकसद था, इसीलिए उन जैसा दिखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सादे वस्त्र के रूप में धोती को चयन किया। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल, जब भी वे आसपास के लोगों से मिलते थे, जिस भी क्षेत्र में जाते थे तो लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों की से वो ज़्यादा टच में हो सकें और लोगों को अपनी समस्याएं बताने में किसी तरह की समस्या ना आए और जो पश्चिमी शैली का जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव, उससे बचा जा सके। इसके अंदर डिड नॉट बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल। वे कभी भी एक प्रोफेशनल की तरह या फिर एक ऐसे बुद्धिमान या फिर विद्वान व्यक्तियों की जिस तरीके की शैली होती है उस शैली के अकॉर्डिंग कभी भी व्यवहार नहीं करते थे। रादर ही मिक्स्ड द थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स एंड आर्टिसंस। वे दस्तकार लोगों के साथ, श्रमिकों के साथ और किसानों के साथ हजारों की संख्या के अंदर लोगों के साथ घुल मिल करके रहते थे। उनके अंदर और नेतृत्व वाली कोई भावना मतलब सामने से नज़र नहीं आती थी, लेकिन उनकी नेतृत्व की जो क्षमता थी वो उनमें कूट कूट करके भरी हुई थी। महात्मा गांधी जी वास्तव में ही अपने सभी मकसदों में कामयाब होते चले गए। एक लोकप्रिय जन नेता के रूप में उभरे। भारतीय राष्ट्रवाद को अगर मजबूती मिली है तो महात्मा गांधी जी की वजह से सबसे ज़्यादा मिली है, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से यहाँ जाना जाता है। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक द कॉमन पीपल। वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह धोती कुर्ता पहनते थे, सामान्य व्यक्तियों की तरह खान पान, सामान्य व्यक्तियों की तरह बोलचाल, इस तरीके से हर तरीके से
आम लोगों जैसा अपना आचार व्यवहार बना के रखते थे। ही वर्कड ऑन चरखा एवरीडे, वे रोजाना चरखे पर सूत काटते थे, कपड़ा तैयार करने की कोशिश करते थे या करते थे, और इससे वो एक संदेश देते थे कि अपने आप को स्वावलंबी बनाइए। आम जनता को ये मैसेज देते थे कि सभी लोगों को अपना खुद का काम खुद करना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा जो इनकम है वो भी गरीबों को इसके ज़रिए हो सकती है, क्योंकि चरखे का जो बनाया माल है वो दूर दराज के क्षेत्रों में बिकने के लिए जाएगा, उससे उन्हें इनकम मिलेगी। ही ऑफन स्पोक इन मदर टंग, वे हमेशा ही मातृभाषा का इस्तेमाल करते थे ताकि ज़्यादा लोगों से उनका जुड़ाव हो सके, ज़्यादा लोगों की समस्याओं को समझ सकें और उनको दूर करने के लिए अंग्रेज़ों के सामने रख सकें। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी के बारे में किसानों की किस तरह की सोच थी। पीजेंट्स गेव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू गांधी जी, किसानों ने बढ़ चढ़ करके महात्मा गांधी जी को बहुत सम्मान प्रदान किया। बहुत से किसान ऐसे थे जो उनको महात्मा के नाम से बुलाते थे, कुछ लोग उन्हें गांधी महाराज के नाम से बुलाते थे, कुछ लोग उन्हें सिर्फ महात्मा, और कुछ लोग जैसे गांधी बाबा के नाम से भी उन्हें बुलाते थे। महात्मा गांधी जी के बारे में उनकी सोच ये थी कि वे उन्हें करों के बोझ को कम कराएंगे, यानी लगान का जो दर है उसको कम कराएंगे और उनकी हर तरह की समस्या का निवारण करेंगे। वो ये भी मानते थे कि करिश्माई नेतृत्व हैं और इनकी बात को मतलब जो स्थानीय लोकल अधिकारी हैं वो उनकी बात को टाल नहीं सकते, उन पर उनका कड़ा नियंत्रण है और अंग्रेजी प्रशासन से भी वो डरते नहीं हैं। अंग्रेजी शासन के से डटकर लोहा लेने की क्षमता उनके अंदर है और अपनी बातें मनवाने की एक क्षमता भी उनके अंदर है। नेक्स्ट है द सॉल्ट लॉ बिकेम एन इम्पोर्टेंट इशू ऑफ स्ट्रगल, नमक कानून एक आम मुद्दा कैसे बन गया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने एकाधिकार नमक के बनाने को लेकर अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कायम किया था, जिसमें सिर्फ ब्रिटिश शासन के अधिकारी या कर्मचारी या वर्कर वही नमक बनाएंगे, लेकिन आम जनता को नमक खुद के लिए घरेलू इस्तेमाल के लिए भी बनाने की अनुमति नहीं थी। और ये बात महात्मा गांधी जी को बहुत बुरा लगी, क्योंकि नमक हर घर में इस्तेमाल होता था, भोजन का एक आवश्यक अंग था और इस तरीके से आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था। महात्मा गांधी जी ने देखा कि अगर हम नमक को मुद्दा बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ इसमें जुट सकती है। जैसे सविनय आंदोलन की जो शुरुआत है वह साबरमती आश्रम से लेकर वो दांडी यात्रा तक की जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 का जो 24 दिन का जो समय उन्होंने लगाया, उनका मकसद सिर्फ ये था कि उसके ज़रिए आम जनता को मैसेज देना कि नमक उनका अपना यानी भोजन का आवश्यक अंग है और भोजन पर इस तरीके का नियंत्रण लगाना या उसको प्रतिबंधित करना ये अंग्रेजी साम्राज्य का एक अनुचित कदम है और उसका विरोध किया जाए, शांतिपूर्ण विरोध किया जाए, सविनय पूर्वक अवज्ञा की जाए, यानी आज्ञा का पालन नहीं किया जाए। जगह जगह पर उनके मात्र कहने से नमक बनाया गया, नमक का भारी मात्रा में उत्पादन हुआ और अंग्रेजी साम्राज्य देखता का देखता रह गया। इसमें भारी संख्या में लोग जुड़ते चले गए, क्योंकि नमक का जो मुद्दा था वे सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, क्योंकि सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा कॉमन मुद्दा था, इसलिए इसमें जाति या धर्म या क्षेत्र कोई चीज़ मतलब कोई जिसकी वजह से विषमता या विविधता इसमें आ सके वो सब चीज़ें नहीं थी। ये कॉमन मुद्दा था, सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी समुदायों के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले पाए, इसलिए नमक कानून जो है संघर्ष के एक सामान्य मुद्दे के रूप में सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में उस समय के अखबार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्यों उनके वे बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं कि महात्मा गांधी जी या कोई भी जन नेता अपने आंदोलन में कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ। लेकिन हमें पूरी तरीके से विदेशी जो प्रेस होती है उस पर पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी पूर्वाग्रह से पीड़ित होते थे। वे अंग्रेजी प्रशासन के अधिकारियों की बेचैनी को बहुत प्रमुखता से छापते थे, लेकिन यहाँ की सामान्य समस्या को जो कि किसानों की समस्या है उसको वो प्रमुखता से नहीं छापते थे। इससे मतलब उनके अंदर जो भेदभाव वाली बात थी वो सामने आती है। और न्यूज़पेपर इसके अंदर ये भी हम बता सकते हैं, न्यूज़पेपर उस समय की तात्कालिक घटनाओं को
बड़ी मात्रा के अंदर उनसे हमें सामग्री जानकारी मिलती है और उससे हमें पता चलता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितना प्रचारित हुआ, कितना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, आम जनता ने कितना उसमें पार्टिसिपेट किया और अंग्रेजी प्रशासन पर उसका कितना प्रभाव रहा, अंग्रेजी प्रशासन ने कितनी उनकी डिमांड मानी और कितनी अवहेलना की, कैसे लोगों का दमन किया, उस सब के बारे में हमें अखबारों से पता चलता है। द चरखा वॉज चूजन ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। चरखे को भारतीय राष्ट्रवाद के एक प्रतीक के रूप में क्यों सेलेक्ट किया गया, इसके पीछे भी एक मकसद था, क्योंकि चरखा उस समय आम जनता के लगभग प्रत्येक घर के अंदर चरखे का इस्तेमाल होता था। लोग अपना वस्त्र खुद बनाते थे। महात्मा गांधी जी ने भी लोगों को और अधिक मोटिवेट किया कि मशीनों का इस्तेमाल जो है वो बहुत गलत है, जितना मशीनों का इस्तेमाल होगा लोग बेरोजगार होंगे और हमारे देश की जो निर्भरता है दूसरे क्षेत्र के लोगों पर या दूसरे देशों पर हो जाएगी। हम स्वावलंबी होने चाहिए, हम अपना कपड़ा खुद निर्माण कर सकते हैं, इससे हमें एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, आत्मनिर्भरता भी बनी रहती है और ये मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर लर्निंग बाय डूइंग ये चीज़ भी सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। इसका कोई नेगेटिव गुण नहीं है, यानी नेगेटिव अवगुण नहीं है। यहाँ हम इन सभी टॉपिक्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपनी पहचान सामान्य लोगों जैसी किस प्रकार से दिखाई। उन्होंने कभी भी प्रोफेशनल या फिर पढ़े लिखे आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में कभी भी इस तरीके से बिहेव नहीं किया। उन्होंने आम जनता के अंदर जो कि हजारों सैकड़ों की संख्या के अंदर जो किसान, श्रमिक और जो दस्तकार व्यक्ति होते थे उनसे मिलजुल कर रहना ही उन्हें पसंद था। उनकी समस्याएं सुनते थे, उनको दूर करते थे। उन्होंने अपनी पोशाक सामान्य लोगों जैसी बनाई, धोती कुर्ता वो पहनते थे सामान्य लोगों की तरह। वर्क ऑन चरखा एवरीडे, वे हमेशा चरखे को परकाते थे ताकि वे स्वावलंबी हो सके, लोगों को प्रेरणा दे सकें। और उनका खाना भी सादा था, सादा जीवन उच्च विचार उनके जीवन का लक्ष्य था। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर वो आगे बढ़ते थे। डिड नॉट बिलीव इन ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, वे परंपरागत जो रूढ़िवादी जाति व्यवस्था थी उसको नकारते थे। उनका मानना था कि कोई भी जाति ऊंची नहीं है, कोई निम्न नहीं है, निम्न जाति से नफरत नहीं करनी चाहिए, उनको भी मिलजुल करके समाज के अंदर वही दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। सामान्य रूप से लोगों के साथ व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। ही ओपन स्पोक इन द मदर टंग, वे हमेशा ही मातृभाषा के अंदर अपने विचार व्यक्त करते थे ताकि आम जनता की समस्याओं को वो सुन सकें, समझ सकें और उनको दूर कर सकें। महात्मा गांधी के प्रति किसानों की सोच बहुत अच्छी थी। किसान उन्हें अपना एक तरह से देवता मानते थे, किसान उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, अपना जन नेता मानते थे। वे उन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा के नाम से बुलाते थे। वे उन्हें करिश्माई नेतृत्व मानते थे। वो मानते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर उनकी बातें नकारी नहीं जा सकती, नज़रअंदाज नहीं हो सकती, उनकी बातें सुनी जाती हैं और वे व्यक्ति हैं जो किसानों का लगान भी कम करा सकते हैं या माफ़ करा सकते हैं। इस तरीके से उनकी छवि आम जनता के अंदर बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट है सॉल्ट लॉ के बारे में। नमक एक आम मुद्दा था क्योंकि प्रत्येक घर के अंदर नमक इस्तेमाल होता था और सरकार ने एक कानून बना करके, सॉल्ट लॉ बना करके ये प्रतिबंधित कर दिया कि कोई भी घरेलू स्तर के उपभोग के लिए भी नमक नहीं बनाएगा। और यह बात हमारी भारतीय जनता को बहुत बड़ा असंतोष प्रदान कर गई। महात्मा गांधी जी खुद भी नाराज थे। उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों से नमक बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया। 12 मार्च 1930 को साबरमती से लेकर दांडी यात्रा की और इस तरीके से पूरे भारत के अंदर नमक बनाने का जोर शोर से मतलब एक तरह से प्रचार हो गया और लोग बढ़ चढ़ करके नमक बनाने लगे और उसके विरोध में गिरफ्तारियां देने लगे। जल से जुलूस, हड़ताल बहुत चले और सविनय आंदोलन का प्रमुख मुद्दा नमक रहा। इसके बाद नमक मुद्दे के अंदर ये भी बात आ सकती है क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लोग या फिर हिंदू लोग या फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्मों के लोग कॉमन रूप से नमक का इस्तेमाल करते थे, सभी जातियों के लोग इस्तेमाल करते थे। इसलिए नमक को ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया। इसमें अखबार को बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन का जो स्रोत है वो माना गया है क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया कि राष्ट्रीय आंदोलन की प्रत्येक खबर, प्रत्येक परिघटना को अंग्रेजी अधिकारियों का जो व्यवहार था उसके बारे में, किसानों का कि जो उनके लगान व्यवस्था के बारे में, किस तरह की समस्याएं उस समय आ रही थी, आंदोलन कोई भी चल रहा था तो आंदोलन कितना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, उसको दमन कैसे किया गया, इन सब की जानकारी हमें अखबारों से मिलती है। लेकिन इसमें ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि अखबार को छापने वाले
और अखबार को यानी जो संपादकीय काम करने वाले, एडिटिंग करने वाले जो व्यक्ति होते थे वे भी पूर्वाग्रही हो सकते हैं। हो सकता है कि वे अंग्रेजी सरकार का पक्ष लेते हों, वो भारतीयों के प्रति उनकी सहानुभूति इतनी ना हो। नेक्स्ट है द चरखा वॉज चूजन बाय सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। इसमें राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चरखे को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, क्योंकि चरखा प्रत्येक घर के अंदर इस्तेमाल होता था। लोग अपने कपड़े खुद तैयार करते थे, सूत कायम बनाते थे, सूत से सूती वस्त्र तैयार होते थे। हमारे यहाँ के दस्तकारों का कपड़ा दूर दराज के विदेशों तक बिकने जाता था और हमारा देश आत्मनिर्भर था और इसी की बदौलत हमारा देश सोने की चिड़िया बना था। लेकिन महात्मा गांधी जी अब जो मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया था उसको नकारना चाहते थे। उनका मानना था जितना मशीनों का इस्तेमाल होगा लोग बेरोजगार होंगे, लोग उतना ही परेशानी लोगों की बढ़ेगी, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब, अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। उनका मानना था कि धन का केंद्रीकरण हो रहा है, केवल फैक्ट्रियों के मालिकों के पास में पैसा इकट्ठा हो रहा है, आम मजदूरों के हाथ में कुछ भी इतना नहीं जा रहा, वो सिर्फ अपना गुजारा करते हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो वो इस तरह की सामाजिक विषमता को कम करना चाहते थे, आर्थिक विषमता को कम करना चाहते थे। ये सभी आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं और आपका जो 30 सितंबर बोर्ड के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, इसमें 3000 रुपये आपकी इसमें रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो डिक्लेयर की गई है और उसको आप टाइमली यानी 30 सितंबर से पहले ही उसको डिपॉजिट कराएं। धन्यवाद।